बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 2 लेके चल रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हम टॉपिक नंबर 2.7 में मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ और इंपल्स के टॉपिक को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक नंबर 2.7 में रहते हुए हम नेक्स्ट हेडिंग डिस्कस करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। याद रहे ये टॉपिक भी इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे से तैयार करना है। बहुत ही आसान टॉपिक है, जिस तरह मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, इसी तरह टॉपिक को पहले समझ लें, नोट कर लीजिएगा। लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कोई ज़्यादा थ्योरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरी है वो मैं यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसी तरह बिल्कुल आप लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के टॉपिक में सबसे पहले आइसोलेटेड सिस्टम को आप डिफाइन करेंगे। ये अलग से शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर के लिए। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है भाई? ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, कि इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, इसको बेटे साथ साथ नोट करते जाए, मेरी बातें गौर से सुनते जाएं, इंशाल्लाह भी बैठे बैठे टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है बेटे? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम की जगह आप बॉडी का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम बेटे। आइसोलेटेड सिस्टम का वर्ड आगे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये है आइसोलेटेड सिस्टम के डेफिनेशन, कि ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, कोई बाहर से फोर्स ना लग रही हो, उस सिस्टम को आप आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। क्लोज्ड बॉक्स और वेसल ग्लास भी कह सकते हैं, ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एक कंटेनर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज हैं, वो आपकी बेस्ट एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम की, क्योंकि उस कंटेनर पे, उस बॉक्स पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। गैस के मॉलिक्यूल जो उस बॉक्स के अंदर हैं वो ड्यू टू रैंडम मोशन एक दूसरे से कोलाइड कर सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। वही डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है, देखें। ये हमारे पास एक कंटेनर है, समझ लें क्यूब वेसल है। ठीक है, जिसके अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, जो आपको छोटे छोटे एरोज नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे इस सिस्टम पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रही, हम कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे। हाँ, इन मॉलिक्यूल्स की जो रैंडम मोशन है, ड्यू टू रैंडम मोशन ये एक दूसरे से कोलाइड कर सकते हैं। देख रहे हैं, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, जिसका जो दिल कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, हर किसी का अलग अलग मुंह है। ठीक है ना, तो ड्यू टू रैंडम मोशन यहाँ पे ये कोलाइड कर सकते हैं। इस सिस्टम पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रही, तो ये सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। इस तरह से आप डिफाइन कर देंगे और साथ में ये एग्जांपल मेंशन कर देंगे, तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे शॉर्ट में। अब जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट इसी तरतीब से ही बेटे करके आइएगा। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, कि इस आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वो कंजर्व। यही चीज तो हम प्रूफ करेंगे आज के इस टॉपिक में। तो बेसिकली इसी स्टेटमेंट को प्रूफ करने जा रहे हैं, कि देखेंगे कैसे आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। प्रूफ हो जाएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो फिर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 स्मूथ हार्ड इंटरेक्टिंग बॉल्स ऑफ masses m1 एंड m2 मूविंग along द सेम स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली, कि हम 2 स्मूथ हार्ड इंटरेक्टिंग बॉल्स कंसीडर करेंगे जिनका मैस m1 और m2 होगा, उनकी वेलोसिटी v1 v2 होगी, और वो फिर किस तरह से कोलाइड करेंगे, क्या होगा, ये फिर आगे चल के डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सर हम स्मूथ बॉल ही क्यों ले रहे हैं, हम एक इरेगुलर शेप के बॉल क्यों नहीं ले सकते? तो बेटे उसकी पता है वजह क्या है। देखो, आपने सपोज किया कि ये आपके पास ये एक बॉल है इरेगुलर शेप का और दूसरा है स्मूथ बॉल। ठीक है, अब जब ये वाला बॉल जाके इससे कोलाइड करेगा, यानी कि ये वाला एंड जब जाके यहाँ पे हिट करेगा, तो क्या ये वाला बॉल स्ट्रेट लाइन में जाएगा आगे? नहीं, यहाँ पे जब ये वाला एंड इसको हिट करेगा तो ये बॉल ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में आगे आएगा, तो स्ट्रेट लाइन में तो नहीं है, यानी कि इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को सेटिस्फाई करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमने मुश्किल की तरफ नहीं जाना, आसानी की तरफ जाना है। ठीक है ना, ताकि इजीली हम इसको सेटिस्फाई कर सके। तो इसीलिए आप इरेगुलर शेप का बॉल ना लें। अच्छा, अगली बात कि उसने कहा जी हार्ड बॉल्स होने चाहिए। भाई अगर सॉफ्ट ले लें तो फिर क्या होगा? फिर डियर स्टूडेंट्स ये देखें, सपोज करें जी ये भी आपके पास स्मूथ बॉल है
और ये भी स्मूथ ही है, लेकिन हैं दोनों सॉफ्ट। तो जब ये वाला, या इसको कह लें हार्ड बॉल है, ये कह लें सॉफ्ट बॉल है, ये भी हो सकता है, तो इसका भी नुकसान होगा। जब ये सॉफ्ट बॉल जाके इसके साथ कोलाइड करेगा, इसको हिट करेगा, तो जो जगह इसकी यहाँ पे हिट करेगी उस टाइम में वो उस सॉफ्ट बॉल की जगह अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, प्रेस हो जाएगी। तो जब अंदर की तरफ प्रेस होगी तो यहाँ पे इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इससे आपने बचना है, तो इसीलिए आप सॉफ्ट बॉल नहीं ले सकते। क्लियर है? हाँ, हम लेंगे हार्ड बॉल, स्टील के बॉल कंसीडर करेंगे, स्मूथ भी हों और स्टील के बॉल हों, हार्ड बॉल्स हों। फिर ये चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में भी रहेंगी और वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को सेटिस्फाई करना बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 स्मूथ बॉल होने चाहिए, हार्ड बॉल होने चाहिए, मतलब स्टील के बॉल होने चाहिए, और फिर उनका मैस m1 m2 है, और वो मूव करें अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन और इन द सेम डायरेक्शन। तो अब ये डायग्राम ज़रा समझिएगा, ये बातें समझ आ गई ना। अब यहाँ पे आ जाएं, पहला केस लेते हैं जी, बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले, बॉल्स का टकराने से पहले जो सिचुएशन है वो बता रहा हूँ जी। एक पहला बॉल हमने कंसीडर किया स्टील का हार्ड बॉल है, स्मूथ है, देखें स्मूथ है ना, और ये हार्ड बॉल भी है जिसका मैस m1 है, वेलोसिटी क्या है v1। इसी तरह ये सेकंड बॉल है जिसका मैस m2 है और वेलोसिटी क्या है बेटे v2 है। अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों मूव करें इन अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। वही बात, ये वाली चीज़ें सारी सेटिस्फाई करनी है, ठीक है ना। लेकिन बेटे याद रखिएगा, इन दोनों बॉल्स की जो वेलोसिटीज होनी चाहिए वो स्लो होनी चाहिए। ये नहीं कि दोनों तेजी से मूव कर रहे हो इन द सेम डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन, नहीं, बल्कि ये स्लोली मूव कर रहे हो। ये ज़रूरी है, ये जहन में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात पॉइंट बता रहा हूँ कि दोनों स्लोली मूव कर रहे हो। और फिर साथ ही में ये पॉइंट भी ऐड कर लें कि v1 जो है वो ग्रेटर होना चाहिए v2 से। ओवरऑल दोनों स्लो मूव कर रहे हो और साथ में v1 v2 से ग्रेटर हो, यानी कि इस बॉल की वेलोसिटी थोड़ी सी उससे क्या हो, ग्रेटर हो। क्यों भाई? और भाई ग्रेटर होगी तो ये वाला बॉल जाके इससे कोलाइड करेगा ना, इसको जाके पीछे से हिट करेगा। अगर दोनों की वेलोसिटीज बराबर होंगी फिर तो ये इसी गैप के साथ आगे चलती रहेगी, तो कोलिजन होगी नहीं, ये तो इससे जाके कोलाइड करेगा ही नहीं। तो इसीलिए v1 थोड़ा सा ग्रेटर होना चाहिए v2 से, तो इस बॉल की वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ये जाके उसको हिट करे। क्लियर? तो ये बिफोर कोलिजन केस बन गया। अब जब ये जाके इसको हिट करेगा, से कोलाइड करेगा, तो वो बन गया एट कोलिजन, सेकंड केस। अब देख रहे हैं दोनों बॉल्स यहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं, तो इसमें अब जब ये वाला जाके इसको हिट करेगा तो ये चाहेगा कि भाई ये आगे जाए, तो इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो ये वाला ब्लू वाला बॉल इस ब्लैक वाले पे देखें फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब बदले में ये भी इस पे रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा। अच्छा, तू मुझे दूर करना चाह रहा है, चल फिर मैं भी तेरे पे फोर्स लगाता हूँ, तू भी परे हट। तो ये वाला बॉल इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसे हम कह रहे हैं एफ प्राइम। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे तो न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, वो भी यूज होगा। तो ये पॉइंट भी ऐड कर लें, ठीक है, कि यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ भी अप्लाई होता है। तो एट कोलिजन हो गया। अब ऐसे समझ लें कि इनकी लड़ाई तो हो गई। अब लड़ाई होने के बाद जब ये दोनों अलग अलग हुए तो फिर इनकी क्या सिचुएशन होगी? तो आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन देखें, जो बॉल पहला था जिसका मैस m1 है, अब उसकी वेलोसिटी होगी है v1 डैश, v1 प्राइम। अब प्राइम को देख के अब समझ गए कि भाई ये वेलोसिटी बॉल, पहला जो बॉल था उसकी वेलोसिटी है टकराने के बाद, आफ्टर कोलिजन। उसमें देखें v1 है सिर्फ, मतलब वो बिफोर कोलिजन वेलोसिटी है पहले बॉल की। ये जो वेलोसिटी v1 प्राइम है ये पहले बॉल की वेलोसिटी है टकराने के बाद। सही है ना, निशाने के तौर पे यूज कर रहे हैं। इसी तरह से जो बॉल सेकंड था m2 जिसका मैस है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v2 प्राइम, यानी कि टकराने के बाद सेकंड बॉल की वेलोसिटी क्या है, v2 डैश। क्लियर है? यहाँ तक डायग्राम समझ आ गई। अब बेटे मैथमेटिकल हमने प्रूफ करना है कि भाई बिफोर कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या बराबर है टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। अगर ये बराबर हो गया तो बस टॉपिक खत्म, प्रूफ हो गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सही, ये स्टेटमेंट हम फिर एंड पे मेंशन कर दें। तो हमारा टारगेट क्या है कि बिफोर कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर करना है टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के, यही हमने बराबर करना है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकली। इसके लिए सबसे पहले आपने याद रखना है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं इम्पल्स, इम्पल्स पढ़ा के आ रहा हूँ। इम्पल्स क्या थी, चेंज इन मोमेंटम। तो वही बात यहाँ पे लिख दें, ये क्वेश्चन हमारी हेल्प करेगी यहाँ से
सारी चीज़ों को प्रूव करने में, ठीक है। तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स को लिख सकता हूँ एफ क्रॉस टी, यानी कि एफ मल्टीप्लाई टी, ये भी तो इम्पल्स का फार्मूला है ना बेटे। तो यहाँ पे देखें चेंज इन मोमेंटम को लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो ये फाइनल मोमेंटम चेंज निकालना है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही है ना। चेंज इन मोमेंटम को हम ऐसे लिखते हैं ना, पीछे पढ़ा के आया हूँ। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये तो हम भाई जानते हैं। बस फिर इस इक्वेशन को देख के ना हमने यहाँ से यही चीज़ बनानी है। तो सबसे पहले इम्पल्स ऑफ फर्स्ट बॉल, बहुत ही आसान है। इम्पल्स ऑफ फर्स्ट बॉल, यानी कि इस फर्स्ट बॉल की हमने इम्पल्स निकाल ली है। फर्स्ट बॉल यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। तो बस आपने फर्स्ट बॉल की इम्पल्स निकालनी है इसी इक्वेशन को देखते हुए। तो फिर ये देखें जी, सबसे पहले मुझे चाहिए इम्पल्स फर्स्ट बॉल की, इधर क्या है लेफ्ट साइड पे एफ क्रॉस टी, मतलब एफ टी चाहिए। तो भाई फर्स्ट बॉल ये आ रहा है, यहाँ पे एफ नज़र नहीं आ रहा, ये आ रहा है जी फर्स्ट बॉल, इसका एफ ये नज़र आ रहा है। तो फिर यही एफ डैश लिख दे जिस टाइम वो टकराया है, ठीक है ना, लम्हा, वो टाइम तो टी आ गया जिस लम्हे ये कोलाइड कर रहा है। तो फिर इसका मतलब इधर फर्स्ट बॉल का हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट साइड पे इस चीज़ को देखते हुए वो आ गया जी एफ डैश मल्टीप्लाई टी, टाइम तो रहेगा ना बेटे, इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या है, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फर्स्ट बॉल का चेंज इन मोमेंटम देखो, चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है, फाइनल है पहले बॉल का मोमेंटम m1 v1 डैश, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम तो यही होगा ना पहले बॉल का। तो फाइनल मोमेंटम पहले बॉल का बन गया m1 v1 डैश, तो यहाँ पे लिख देते हैं m1 v1 डैश, क्लियर, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद फाइनल माइनस ये माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल क्या है टकराने से पहले, ये पहले बॉल का, तो पहले बॉल का इनिशियल मोमेंटम है m1 v1, तो यहाँ पे लिख दो m1 v1। लो जी, कोई मुश्किल काम था नहीं, तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1, यही बनानी थी। अब आ जाए इम्पल्स ऑफ सेकंड बॉल, सेम इसी तरह सेकंड बॉल की इम्पल्स निकालें। तो फार्मूला यही है ना एफ क्रॉस टी, तो लेफ्ट साइड पे एफ क्रॉस टी लेके आए, इधर एफ नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ये है सेकंड बॉल, तो इसका क्या है एफ, तो टाइम तो होगा ही होगा ना, तो ये आ गया जी एफ मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या है फाइनल माइनस इनिशियल, ये लेके आना है। तो भाई फाइनल क्या होगा, ये टकराने के बाद ये फाइनल है, ये सेकंड बॉल का इनिशियल मोमेंटम है। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी m2 v2 डैश, तो ये लिख दें फाइनल मोमेंटम m2 v2 डैश माइनस ये फार्मूले वाला। आगे क्या है इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बेटे, इनिशियल मोमेंटम है ये, देखें ना, ये फाइनल आ गया माइनस ये आ गया सेकंड बॉल का इनिशियल, तो m2 v2, तो यहाँ लिख दो m2 v2। लो जी, ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 भी आ गई, इक्वेशन 2 भी आ गई, मुश्किल काम हो गया, अब तो बहुत ही आसान हो जाएगा आगे। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, तो ऐडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। लेफ्ट साइड में ऐड करें, देखें यहाँ पे क्या है एफ डैश मल्टीप्लाई टी, एफ मल्टीप्लाई टी, दोनों को ऐड कर दें, ये लेफ्ट साइड ऐड हो गई, नज़र आ रहा है ना, ये देखें। इसी तरह राइट साइड को भी ऐड कर दें, राइट साइड में ये इक्वेशन 1 की राइट साइड है ना, ये पहले लिख दें, फिर प्लस ये राइट साइड आएगी इक्वेशन 2 की ये वाली, तो ये लिख दें। क्लियर है, यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ऐड कर दी। ले जी, फिर आप देखें इधर ज़रा, इन दोनों में क्या आ रहा है बेटे कॉमन, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, टी आ जाएगा कॉमन, यहाँ से बचा एफ प्राइम और यहाँ से प्लस का एफ बचा। इस साइड पे सारी चीज़ एज इट इज़ लिख दें। अब आ जाए बाय यूजिंग न्यूटन थर्ड लॉ, क्योंकि यहाँ पे थर्ड लॉ तो अप्लाई हो रहा है ना, तो फिर थर्ड लॉ क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसका मतलब एफ प्राइम जो है ये बराबर होगा किसके बेटे, माइनस एफ के। देखे ना, ये एफ इस तरफ है, तो एफ डैश का मतलब क्या है माइनस एफ, मतलब इस एफ के अपोजिट, तो इस एफ के अपोजिट जो होगा वो माइनस एफ ही होगा ना। तो फिर इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि एफ प्राइम का मतलब है माइनस एफ, या इसके उलट कर दो कि एफ जो है वो बराबर होगा माइनस एफ प्राइम के, बात तो एक ही है, ठीक है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स अब देखें एफ प्राइम किसके इक्वल है, मैं ये ले लेता हूँ माइनस एफ के। तो फिर इस इक्वेशन में जहां आपको एफ प्राइम नजर आ रहा है वहां पे बेटे एफ प्राइम की जगह आप लिखते हैं माइनस एफ, लिख दिया, आगे ये वाला प्लस एफ एज इट इज, आगे ये सारी राइट साइड पे जो चीज थी वो वैसे की वैसे लिख दें। क्लियर। अब बेटे ये प्लस का एफ है, ये माइनस का एफ है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 0, और राइट साइड पे जो कुछ था वो एज इट इज लिख दें।
अब आप यहाँ पे करें ये वाला काम कि प्राइम और अनप्राइम को अलग अलग कर दें। यहाँ पे देखें प्राइम वाली वैल्यू मेरे पास क्या है m1 v1 प्राइम, इधर देखें m2 v2 प्राइम, ये दोनों प्लस के इसको इसी साइड पे रहने दें। यहाँ पे देखें ये अनप्राइम वाली वैल्यू है ये वाली, और इधर देखें ये भी अनप्राइम वाली वैल्यू है। इन दोनों को इस तरफ ले आए जीरो वाली साइड पे, ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये बन गया m1 v1, सही है। ये वाला माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा m2 v2 इज इक्वल टू, जो प्राइम वाले हैं वो अपनी जगह पे रहेंगे, m1 v1 प्राइम अपनी जगह पे m1 v1 प्राइम, ठीक है, और ये वाला प्लस m2 v2 प्राइम भी अपनी जगह पे। लो जी, प्राइम वाले अलग हो गए, अनप्राइम वाले अलग हो गए। अब ज़रा गौर करें ये क्या है m1 v1 प्लस m2 v2, ये तो बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम आ गया है। देखें ना, अगर मैं बिफोर कोलिजन यहाँ पे टोटल लीनियर मोमेंटम देखूं तो वो क्या है m1 v1 प्लस m2 v2, ये टोटल मोमेंटम होगा ना यार बिफोर कोलिजन। तो टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है m1 v1 प्लस m2 v2, दोनों को ऐड कर दो, ये आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या बनेगा m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, तो वही तो आया हुआ है m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। तो प्रूफ हो गया कि टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर है टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। तो लिहाजा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या रह रहा है बेटे, कांस्टेंट रह रहा है, क्योंकि दोनों का आंसर क्या आ गया इक्वल। तो फिर आप जनरल फॉर्म तो बना सकते हैं ना कि दोनों में से कोई भी एक साइड ले लें उसको कांस्टेंट के इक्वल कर दें, तो यही चीज़ प्रूफ हो जाएगी, एक ही बात है ना। तो चाहे यहाँ तक छोड़ दें, प्रूफ तो हो गया। तो फिर मैं यहाँ पे वर्डिंग में लिख देता हूँ कि ये जो सारी चीज़ है ना ये वाली, ये बेटे क्या है, ये है कि टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और ये बराबर है किसके बेटे, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। तो प्रूफ हो गया। तो इन जनरल आप ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों में से किसी एक साइड को ले लें और उसको कांस्टेंट के बराबर कर दें क्योंकि दोनों बराबर है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये बात भी ठीक है, ये भी ठीक है, एक ही बात है, चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें। ये लिखने से आपकी वही बात बन जाएगी कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। लो जी, प्रूफ हो गया। बस यही काम आपने करना था, कोई है मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं। तो जितना बुक में था उतना ही आपको बताया है, इसमें और बहुत से पॉइंट्स हम ऐड कर सकते थे लेकिन नहीं करने, क्योंकि जितना बुक में है उतना ही आप करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी। इस टॉपिक को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।